वो लोग भागते हुए गांव वापस आते हैं। गांव पहुंचकर उसका नाम सामने आता है, हसन इब्ने रफीक, एक वक्त का आर्मी कमांडर जो जंग छोड़कर यहां अपनी फैमिली के साथ शांत जिंदगी जीने आया था। उस रात हसन को एहसास हो जाता है कि जंग से भागना मुमकिन नहीं, ये उसकी नियति है। पहाड़ से देखे गए मंजर के हिसाब से वो गांव वालों को बताता है कि 2 से 3 दिन में पूरी सेजन आर्मी यहां पहुंच जाएगी और पिछले इलाकों के बाद अगला नंबर इसी गांव का है। गांव में तुरंत तैयारी शुरू होती है। लड़ सकने वाले लोग, बुजुर्ग और दीन का इल्म रखने वाले उलमा सब इकट्ठा होते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जा सकती। 2 दिन बाद जब पूरा लश्कर पहुंचता है, जंग शुरू होती है और बहुत जल्दी ये साफ हो जाता है कि ये एक तरफा जंग है। लोग गिरते जाते हैं, गांव टूटने लगता है। जब सब कुछ खत्म होता दिखता है, तब सारे उलमा पूरी शिद्दत से दुआ करते हैं और खुदा की रहमत का इंतजार करते हैं। उसी पल हसन अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाता है। बादल फट जाते हैं, बिजली सीधा तलवार पर गिरती है, जैसे कोई आसमानी नूर उसमें समा गया हो। तलवार पर कुछ अल्फाज उभर आते हैं और जब हसन उसे जमीन के सीने में उतार देता है तो जमीन कांप उठती है। एक बड़ा दरार खुलता है और उसके आसपास के दायरे के अंदर जितने भी सिज्जीन होते हैं वो सब जबरदस्ती उस गड्ढे में खींचे चले जाते हैं। पूरी लश्कर जमीन के नीचे समा जाता है और फिर दरार बंद हो जाता है। जमीन बिल्कुल शांत। हसन तलवार को जमीन से निकाल लेता है। अब वो सिर्फ एक हथियार नहीं होती, बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाती है। इस जंग के बाद हसन इब्ने रफीक अपनी बची हुई फैमिली के साथ कहीं गायब हो जाता है। उसका जो बेटा पहली रात गायब हुआ था, वो कभी वापस नहीं मिलता। तलवार चुपचाप उसी नस्ल में आगे बढ़ती रहती है, ताकि जब वो वक्त फिर आए तो वही खून और वही तलवार मौजूद हो। लेकिन 2 सिज्जीन, कतिल इब्न नार और जहाक, जो अल मुगरिर का भाई था, जमीन के अंदर नहीं जाते, क्योंकि जंग के वक्त वो दूसरे इलाकों में खोज कर रहे होते हैं। जब वो बाद में वापस आते हैं और उस जगह को खोदने की कोशिश करते हैं जहां उनकी फौज कैद हुई थी, उन्हें सिर्फ शांत जमीन मिलती है। लेकिन जमीन के नीचे कैद सिज्जीन खत्म नहीं हुए होते, वो जिंदा रहते हैं और वक्त के साथ बाहर बचे दोनों सिज्जीन से बात कर पाते हैं। वहीं से उन्हें पता चलता है कि दरवाज़ा सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि एक चाबी से खुलेगा, एक ऐसे इंसान से जिसके जरिए ज़मीन दोबारा खोली जा सकती है। इसी इंतज़ार में कतिल इब्न नार और जहाक जिंदा रहते हैं। वो सिर्फ सनसेट के बाद और सनराइज से पहले ही एक्टिव हो सकते हैं। दिन के वक्त वो पेड़ों में, ज़मीन के नीचे या रूप बदलकर छुप कर रहते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ये बात कहानियों की तरह चलती रहती है कि ये ताकत फिर लौटेगी, और जब लौटेगी तो हसन इब्ने रफीक के नस्ल से ही कोई उस जंग को फिर से लड़ेगा। लेकिन वक्त के साथ आधे से ज्यादा लोग इस बात को सिर्फ कहानी मानने लगते हैं। सालों बीत जाते हैं। हसन इब्ने रफीक की फैमिली दुनिया के अलग अलग मुल्कों में एक आम जिंदगी जीते रहते हैं। तलवार और जिम्मेदारी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को बताई जाती है, ताकि जब वक्त आए तब कोई तैयार हो, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। फिर उसी नस्ल में एक आदमी होता है जिसे इस कहानी पर पूरा यकीन होता है। वो अपनी पहचान छुपाकर बिना किसी दावे के वापस उसी गांव में आकर बस जाता है जहां ये सब शुरू हुआ था। वो अपनी फैमिली के साथ एक आम जिंदगी जीता है, किसी को एहसास नहीं होने देता कि वो किस नस्ल से आया है। उसी घर में एक लड़की पैदा होती है, अमीना।